Hello all my dear students of class 12. As you know, myself Sulaiman sir here. Welcome to my channel Sulaiman's Biology, the Biological Fact. बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट बच्चों मैं पिछले वीडियो में जो मैं बताया था अपलोड किया था ईद फेस्टिवल से पहले, और इसके बाद बच्चों कंटिन्यूसली मैं आप लोगों को लेक्चर अपलोड करूंगा। तो बच्चों फर्स्ट वीडियो में सिर्फ हम लोगों ने बात किया था इंट्रोडक्शंस के बारे में, हम लोग बात किया था फर्स्ट यूनिट के अंदर जो रिप्रोडक्शन यूनिट है उसमें जो 4 चैप्टर्स है उसके बारे में क्या पढ़ना है वो मैं बताया था आप लोगों को। इसके बाद फर्स्ट चैप्टर में बच्चों जितने भी सारे जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिम्स हैं उसमें सारे कॉन्टेंट के बारे में बताया था कि बच्चों कौन कौन से मेन पॉइंट पर आप लोगों को फोकस करना है। इसके बाद बच्चों मैं आप लोगों को बताया था लाइफ स्पेन के बारे में बताया था। लाइफ स्पेन के बाद हम लोग रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन जाने थे, इसके बाद उसका नीड या पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन जाने थे। इसके बाद बच्चों हम लोग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जाने थे, या वी कैन से द उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस भी कह सकते हैं। लेकिन बच्चों उसके अंदर अब हम लोग बात करने वाले हैं अभी कि बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे में फिजन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। वो सारे चीज़ के बारे में बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। एक चीज़ बच्चों मैं और बता दूं, इस वीडियो में मे भी कुछ ऐसे वर्ड्स ऐसे मिलेंगे आप लोगों को जो एनसीईआरटी में बच्चों नहीं है। एनसीईआरटी थोड़ा से ऊपर की चीज़ें हैं वो, लेकिन बच्चों उससे घबराना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो वर्ड एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ तो आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है। बहुत ऐसी चीज़ें जो मैं इसमें ऐड किया हूँ जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बच्चों आप लोगों को जानना है, वो ज़रूरी है आप लोगों को जानना। ओके, तो ये चीज़ तो मैं शुरू कर रहा हूँ इसके सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट जो उसका टाइप्स होता है फिजन। बच्चों फिजन्स के बारे में क्लास 10th में एक चीज़ है बच्चों, पढ़े हुए चीज़ों को पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव स्टडीड अबाउट दिस, अबाउट नॉट ओनली फिजन, ऑल्सो बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन क्लास 10th। ओके, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर्स में। लेकिन बच्चों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा डीपली जानेंगे, और इसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसका लेवल उसका हाई होगा। तो सिंपली बच्चों फिजन का मैं डिफिनेशन लिखा हूँ कि इट इज़ अ सिंपल टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन विच द ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू 2 और मोर डॉटर सेल्स। कि बच्चों कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है 2 या 2 से ज़्यादा अगर डॉटर सेल में वो डिवाइड कर रहा है, दैट इज़ द फिजन। उसको हिंदी में विखंडन, लेकिन खैर डोंट वरी, विखंडन मत जानिए लोग, फिजन ही जानिए लोग। तो बच्चों उसको हम लोग क्या कहेंगे, इट इज़ ए सिंपल टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू 2 और मोर डॉटर सेल्स, 2 और मोर डॉटर सेल्स, 2 या 2 से ज़्यादा, दैट इज़ द फिजन्स। ओके, इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है फिजन्स के बारे में, कि बच्चों इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होल बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म वर्क एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट। कि बच्चों जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर बच्चों फिजन प्रोसेस होता है, वह उसके होल बॉडी का इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर होता है, होल बॉडी का बच्चों उसमें कंट्रीब्यूशंस होता है। ऐसा नहीं है कि उसके बॉडी का पार्टिकुलर कोई रीज़न है, पार्टिकुलर कोई ऑर्गन्स है जो कि इन्वॉल्व हो रहा है फिजन प्रोसेस में, ऐसा नहीं है, होल बॉडी का होता है। इसीलिए बच्चों उसके होल बॉडी को हम लोग रिप्रोडक्टिव यूनिट हम लोग उसको बोलते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे फिजन्स का टाइप्स के बारे में। जैसे मैं शुरू में लिख दिया था कि 2 और मोर, तो इनफैक्ट बच्चों फिजन जो होगा वो 2 में भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा में भी हो सकता है। तो अगर बच्चों फिजन 2 में होगा तो बाइनरी फिजन, और 2 से ज़्यादा में होगा तो मल्टीपल फिजन। ओके, तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि बाइनरी फिजन जो होगा हम लोग कह सकते हैं कि द स्प्लिटिंग ऑफ ए पेरेंटल बॉडी इनटू ओनली 2 डॉटर सेल्स, या 2 डॉटर न्यूक्लियाई भी वीकेंड से हम लोग कह सकते हैं, दैट इज़ द बाइनरी फिजन। बेस्ट सुटेबल एग्जाम्पल विल बी द एम्बा पैरामीशियम। लेकिन बच्चों यहाँ पे बाइनरी फिजन्स का भी अलग अलग मैं कुछ टाइप्स लिखा हूँ। जैसे बच्चों बाइनरी फिजन में सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। जैसे बच्चों सिंपल बीएफ मतलब उसका शॉर्ट में मैं लिखा हूँ बाइनरी बीएफ बाइनरी फिजन। तो बच्चों सिंपल बाइनरी फिजन में क्या होता है कि बाई एनी प्लेन, बच्चों कोई बहुत ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी के किसी भी प्लेन से अगर वह डिवीज़न हो रहा है और सिर्फ 2 में हो रहा है, वो बाइनरी फिजन होगा। लेकिन बच्चों वो सिंपल बाइनरी फिजन होगा, उसका एग्जाम्पल बच्चों होगा अमीबा। दूसरा चीज़ बच्चों हम लोग ये है कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ट्रांसवर्सली उसके बॉडी में उसका बॉडी का डिवीज़न होगा। तो बच्चों अगर ट्रांसवर्सली अगर डिवीज़न उसका हो रहा है, 2 में अगर टूट रहा है, 2 में स्प्लिटिंग हो रहा है, तो वो कहलाएगा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इसका सुटेबल एग्जाम्पल विल बी द पैरामीशियम एंड ऑल्सो प्लानेरिया। तीसरा जो बच्चों होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर लॉन्गिट्यूडनली अगर डिवाइडिंग हो रहा है उसका, तो लॉन्गिट्यूडनली अगर होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। इसका सुटेबल एग्जाम्पल जो होगा यूग्लिना। तो बच्चों ये 3 टाइप्स होते हैं बाइनरी फिजन्स का। इसके बाद
दूसरा जब हम लोग बात करते हैं बच्चों मल्टीपल फिजन, मल्टीपल का मतलब ऐसा ही आप लोगों को समझ में आ रहा है कि वैसा कि द ऑर्गेनिज्म इज स्प्लिटिंग इनटू मोर या मेनी हम लोग कह सकते हैं। तो इसका डिफिनेशन बच्चों मैं लिख दिया हूँ कि स्प्लिटिंग ऑफ ए पेरेंटल सेल्स इनटू न्यूमरस डॉटर सेल्स इन ईच सेल्स, स्प्लिटिंग ऑफ ए पेरेंटल सेल्स बच्चों इनटू न्यूमरस डॉटर सेल्स इन ईच सेल्स ग्रो इनटू एन एडल्ट, दैट एग्जांपल विल बी द प्लाज्मोडियम। कि बच्चों अगर कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर दो से ज़्यादा में, अगर मेनी न्यूमरस में अगर उसका डिवीज़न बच्चों हो रहा है तो उसको हम लोग मल्टीपल फिजन्स कहेंगे। उसका सुटेबल एग्जांपल होता है प्लाज्मोडियम, जो कि क्लास 9 में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा। प्लाज्मोडियम क्या होता है, ये एक मलेरियल पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, जो कि प्रोटोजोआ के अंदर आता है, जो कि फीमेल एनोफिस मॉस्किटो काटता है जब किसी इंसान को, तो वही वो एक कैरियर होता है, वो एक तरह का वेक्टर हम लोग कह सकते हैं, जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट करता है वो। तो ये प्लाज्मोडियम बच्चों एग्जांपल हो गया। इसके बाद बच्चों ये तो फिजन की बातें थी, आप लोग इसको लिखते भी जाइए, बोर्ड पे लिख लीजिएगा, कॉपी पे लिख लीजिएगा। इसके बाद बच्चों फिजन्स के बाद हम लोग बात करेंगे बडिंग के बारे में। बच्चों अब हम लोग बात करेंगे बडिंग के बारे में। फिजन्स के बारे में तो हो गया, अब बडिंग के बारे में बच्चों हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बडिंग क्या होता है, बडिंग का डिफिनेशन क्या होता है। तो बच्चों देखो, बडिंग इट इज ऑल्सो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच वन या मोर आउटग्रोथ, या वी कैन से द बर्ड्स भी कह सकते हैं, आउटग्रोथ भी कह सकते हैं, डेट आर प्रोड्यूस्ड इन द फाइनली ग्रोज इनटू एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स। कि बच्चों कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके पेरेंटल बॉडी से एक आउट ग्रोथ निकले या एक छोटा सा बर्ड निकले, स्मॉल बर्ड्स एराइजेज हो वहाँ से, और वह बच्चों क्या होगा, फाइनली वो ग्रोज करके वो उसमें डेवलप करके वो एक सेपरेट इंडिविजुअल बना देता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द बडिंग। तो इसलिए बच्चों इसका डिफिनीशन आप लोग यही लिखेंगे कि इट इज़ ऑल्सो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन विच वन या मोर आउट ग्रोथ, या वी कैन से द बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड द फाइनली ग्रोज इनटू एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स। ओके, तो बच्चों उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको बडिंग हम लोग कहते हैं। दूसरी बात बच्चों इसके बारे में, बडिंग के बारे में जो पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे कि बच्चों इनिशियल स्टेज में क्या होता है। इन इनिशियल स्टेज दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशंस एंड द अदर एसेंशियल मटेरियल्स फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी। शुरुआती के स्टेज में जब बच्चों जब किसी भी पेरेंटल बॉडी से जब स्मॉल बर्ड जब एराइजेस होता है, जब वहाँ से डेवलप करता है, ओके, तो इनिशियल स्टेज में उसका जब स्मॉल बर्ड का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो बच्चों होगा ही। आप सबको मालूम है, 10th क्लास में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बच्चों उसको न्यूट्रिशंस चाहिए, बहुत सारे एसेंशियल जो न्यूट्रिशंस है उसको रिक्वायरमेंट्स हो, और भी अदर मटेरियल्स उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑल्सो मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी के लिए चाहिए वो। तो बच्चों वो सारे जितने भी सारे इनिशियल स्टेज में, इसलिए इस पॉइंट्स को मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे। इन इनिशियल स्टेज they obtain their nutrition and the other essential materials from the parental body. नेक्स्ट पॉइंट बच्चों बडिंग के बारे में आता है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड 12 कि आफ्टर मैच्योरेशंस, जब बच्चों मैच्योर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है मैच्योर होने के बाद क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, वो किसी पे उसको डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट हो जाएगा वो। इसके बाद खुद जितने भी सारे उसका जो प्रोसेस न्यूट्रिशंस वगैरह जो ऑब्टेन करना है या अदर जो प्रोसेस को परफॉर्म करना है वो खुद ब खुद करेगा। तो बच्चों इसके बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट में बनाया हूँ कि आफ्टर मैच्योरेशंस दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी एंड बिकम इंडिपेंडेंट। क्लियर, ओके। तो बच्चों इसके बारे में, बडिंग के बारे में 3 पॉइंट्स हो गया बच्चों। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है, बडिंग के बारे में तो ऑलरेडी 10th में आप लोग पढ़े हैं, लेकिन बडिंग में यहाँ पे थोड़ा सा इसका बडिंग का भी टाइप्स होता है। पिछली वीडियो में बच्चों में बताया था आप लोगों को, बडिंग जो प्रोसेस होता है वो दोनों कंडीशन में होता है, यूनिसेलुलर कंडीशन में होता है और मल्टीसेलुलर कंडीशंस में होता है, जो चीज़ मैं बताया था। लेकिन यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर्स के अलावा बच्चों 2 चीज़ मैं यहाँ पे 2 डिस्टिंग्विश किया, 2 उसके टाइप्स होते हैं बडिंग का। एक बच्चों होता है इंडोजीनस और दूसरा होता है एक्सट्रोजीनस। सिंपली बच्चों बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझिए कि कोई भी बच्चों पेरेंटल बॉडी है, उसके बॉडी के बाहरी सरफेस से, पेरेंटल बॉडी के बाहरी सरफेस से आउट ग्रोथ से बाहर से अगर स्मॉल बर्ड अगर राइज हो रहा है और वो डेवलप कर रहा है एक सेपरेट इंडिविजुअल में, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रोजीनियस। और मान लीजिए इंडोजीनियस को हम लोग किसको बोलेंगे, अगर मान लीजिए बच्चों बर्ड का एराइजर, बर्ड अगर बॉडी के अंदर किसी भी पेरेंटल बॉडी के इनसाइड द बॉडी अगर बर्ड अगर डेवलप कर रहा है और वो एक सेपरेट इंडिविजुअल्स अलग बना रहा है, दैट इज कॉल्ड द इंडोजीनियसली। तो बच्चों इसका मैं डिफिनेशन लिख दिया हूँ कि व्हेन बर्ड इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी, अगर इनसाइड द बॉडी होगा तो बच्चों स्पेशली उसका एक नाम उसको हम लोग देते हैं, दैट इज कॉल्ड द गैम्यूल्स। ओके, तो वो गैम्यूल्स किस कंडीशंस में होगा, जनरली स्पॉन्जिला, जो कि आप लोग क्लास 9th में पोरीफेरा में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो स्पॉन्जेस जो होते हैं ना उसमें उसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला। तो ये बच्चों हो गया इंडोजीनियस। दूसरा होता है बच्चों एक्स्ट्रोजीनस। एक्स्ट्रोजीनस क्या है,
कि अगर किसी भी पेरेंटल बॉडी के बाहरी उसके सरफेस से अगर स्मॉल बर्ड का अगर डेवलप हो और वो फाइनली वो ग्रोथ करके वो एक सेपरेट इंडिविजुअल बनाता है, तो व्हेन बर्ड इज प्रोड्यूस आउटसाइड द बॉडी, अगर आउटसाइड द बॉडी होगा तो डेट इज कॉल्ड द एक्स्ट्रोजीनियस, उसको बर्डिंग बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल बच्चों होगा जो कि आपके बुक में ऑलरेडी दिया है, यीस्ट होगा और हाइड्रा होगा। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ की कमी है आप इस लेक्चर में, जो उसको कमी नहीं कहा जाएगा, जिसमें फिगर बनाने का, फिगर पॉसिबल नहीं है बच्चों, फिगर ड्रॉ करने में थोड़ा वक्त भी लगेगा। फिगर बच्चों आप लोगों को बुक में देखना है, डिफरेंट बुक में जितने भी सारे जो कंटेंट है, मेन ऑलमोस्ट जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो एनसीईआरटी से बल्कि और ऊपर, ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं है इसमें, और उससे भी एक्स्ट्रा है आप लोगों के लिए जो जानना है। लेकिन फिगर बच्चों आप लोग बुक में ज़रूर देख लेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे, एक और टर्म्स आता है बच्चों इस बर्डिंग के अंदर, एक टोरुलेशन वर्ड आता है, जो कि टोरुलेशन वर्ड मुझे लगता है कि आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। लेकिन जो नीट के प्रिपरेशन, जो नीट के एग्ज़ाम जो देने वाले हैं या नीट का जिनको प्रिपरेशन करना है, डेफिनेटली ये टर्म्स का आप लोगों को जानना ज़रूरी है। टोरुलेशन क्या है बच्चों? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें में कभी कभी क्या होता है कि बच्चों पेरेंटल बॉडी से एक सिंगल सेल से बहुत सारे जो बर्ड बनते हैं, और जो डिफरेंट जो बर्ड्स बनते हैं उस बर्ड के अंदर फिर अगेन दूसरा अगेन एंड अगेन उसमें बहुत सारे बर्ड्स अगर राइज हो जाते हैं, वहाँ डेवलप कर जाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टोरुलेशन प्रोसेस। ओके, तो इसको मैं एक डिफिनीशन दे दिया हूँ कि ओकेजनली बच्चों, ओकेजनली 2 और मोर बर्ड्स आर डेवलप फ्रॉम ए सिंगल सेल या सिंगल पेरेंटल बॉडी, वी कैन राइट हियर। हम लोग सिंगल पेरेंटल बॉडी भी कह सकते हैं या सिंगल पेरेंटल सेल्स भी हम लोग कह सकते हैं। एंड अगेन अनदर बर्ड्स आर डेवलप्ड, फिर से बच्चों उसमें अनदर दूसरा बर्ड अगर डेवलप्स कर जाए फ्रॉम द न्यू बर्ड्स, जो कि पेरेंटल बॉडी से सिंगल सेल से जो नया बर्ड्स बना है उसके अंदर बच्चों अगर दूसरा फिर अगर बर्ड्स का अगर डेवलप कर जाए उसमें, तो दिस टाइप्स ऑफ बर्डिंग, इस तरह का जो बच्चों बर्डिंग होता है उसको हम लोग टोरुलेशंस बोलते हैं। ओके, तो इसको भी, इसका एग्जांपल बेस्ट सुटेबल एग्जांपल यीस्ट और राइजोपस हो गया। ठीक है, आप राइजोपस भी देख सकते हैं, यीस्ट तो आप लोग प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं इसमें। तो बच्चों ये था आप लोगों का बडिंग, फिजन हो गया, बडिंग हो गया। अब क्या है? अब है फ्रेगमेंटेशन। बच्चों अब हम लोग बात करेंगे, फिजन हो गया, बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशंस और रीजनरेशंस के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। बच्चों फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशंस क्या है? बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि सर ऑलमोस्ट दोनों के अंदर तो एक ही तरह का प्रोसेस हो रहा है। डेफिनेटली, लेकिन दोनों के बारे में जान लीजिए लोग, मैं लिख दिया हूँ उसके बारे में। देखो बच्चों फ्रेगमेंटेशंस क्या होता है? सिंपली मान लो ये पेन है, अगर इस पेन को, ये पेन अगर 2 या 3 या 4 जितना भी टुकड़ा में अगर वो टूट जाए, ब्रेक हो जाए, और प्रत्येक उसका जो पार्ट्स है, उसका जो फ्रेगमेंट जो टूटा हुआ भाग है, उससे एक नया अलग सा एक फिर पेन बन जाए, उस प्रोसेस को हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। दूसरा जो बच्चों रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन, मान लो ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो बच्चों इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसका एक कोई ऐसा पार्ट्स है, उसका ढक्कन हो गया, मान लीजिए यहाँ पे इतना इसके बॉडी का पार्ट्स अगर रिमूव हो गया या डैमेज हो गया, और फिर से यह रिकवर हो गया, फिर से यह पुनः बन गया, रीजनेट हो गया ड्यू टू टोटिपन या उसको प्रोलिफरेशन हम लोग उसको बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? रीजनरेशन। फिर से रीजनरेट कर गया। ठीक है, ये 10th क्लास में बच्चों आप ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे देखिए उसका फ्रेगमेंटेशन का जो डिफिनीशन होगा मैं लिख दिया हूँ बच्चों। इट इज़ ए टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द parental body breaks into 2 or more fragments, we can say the parts, in each fragment grows into a new individuals. Simply कि बच्चों कोई भी पेरेंटल बॉडी 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में या फ्रेगमेंट्स वो ब्रेक हो जाए, वो टूट जाए, और एंड ईच पार्ट्स या ईच फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू ए सेपरेट इंडिविजुअल्स, एक अलग अलग सेपरेट इंडिविजुअल्स अगर प्रत्येक टूटे हुए भाग से बन जाए, दैट इज कॉल्ड द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। एग्जाम्पल, बेस्ट सुटेबल एग्जाम्पल विल बी द स्पाइरोगायरा। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, जैसे में स्पाइरोगायरा, एक स्पाइरोगायरा होगा या फिर इसके साथ साथ यूलोथिक्स भी हम ले सकते हैं। ये दोनों बच्चों अलगी होता है। एक क्लोरोफाइसी आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रुडोफाइसी, ग्रीन अलगी। तो बच्चों ये ग्रीन अलगी का एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा और यूलोथिक्स। ओके, यहाँ पे बच्चों एक्चुअल में होता क्या है, जिसमें स्पाइरोगायरा का एग्जाम्पल है, जैसे मैं एग्जाम्पल तो इसमें जैसे मैं देखिए, लुक एट मी, जैसे मान लीजिए दिस इज, ये स्पाइरोगायरा हो गया, ये स्पाइरोगायरा का ये इसका ये पेरेंटल बॉडी है इसका। ये क्या हुआ कि मान लीजिए सपोज किसी कारणवश, कभी कभी ऐसा होता है कि वाटर का जो फ्लो, वाटर का जो करंट होता है बच्चों तेज़ हो जाता है, तो तेज़ होने की वजह से वाटर फ्लो जब तेज़ होता है तो कभी कभी क्या होता है, स्पाइरो का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पतला सा होता है जो कम पानी में
फ्रेश वाटर होता है उसमें वो उसमें रहता है। तो बच्चों मान लीजिए ये 2-3 टुकड़ा में, अलग अलग टुकड़ा में अगर ये टूट गया, फ्रेगमेंट्स में टूट गया, तो उससे क्या होगा कि इससे एक अलग स्पाइरोगैरा तैयार हो जाएगा, इससे एक अलग स्पाइरोगैरा तैयार हो जाएगा, फिर इससे अलग स्पाइरोगैरा। जितने भी सारे फ्रेगमेंट्स में ये टूटेंगे, उतने सारे सूटेबल कंडीशंस, उसका जब फेवरेबल कंडीशंस होगा तो वह क्या करेगा, वो फ्रेगमेंट वो फिर से ग्रो करके और फिर एक सेपरेट अलग इंडिविजुअल्स बना लेगा। इसी को बच्चों बोलते हैं हम लोग फ्रेगमेंटेशन, सिंपल। ओके, इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे रीजनरेशंस के बारे में कि बच्चों रीजनरेशंस क्या है। सिंपली क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा रीजनरेशंस के बारे में। इसका मैं डिफिनेशन यहाँ पे लिख दिया हूँ कि बच्चों रीजनरेशन इज ऑल्सो ए टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स होता है कि किसी भी बच्चों ऑर्गेनिज्म का, उसके पेरेंटल बॉडी का कोई पार्ट्स अगर रिमूव हो जाए या फिर बच्चों वो डैमेज हो जाए, रिमूव या डैमेज हो जाने के बाद फिर वहाँ पे जो प्रोलिफरेशन जो या प्रोलिफरेटिव सेल्स जो होता है वो फिर से अगर रीजनरेट हो जाए, वो फुलफिल हो जाए, दैट इज कॉल्ड द रीजनरेशन। तो इसको बच्चों मैं डेफिनेशन लिख दिया हूँ कि इट इज ऑल्सो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द मिसिंग पार्ट्स या डैमेज पार्ट्स, या किसी पेरेंटल बॉडी का कोई पार्ट्स मिस हो जाए या फिर डैमेज हो जाए, डैमेज पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट आर रिपेयर्ड बाय द प्रोलिफरेटिंग सेल्स, या उसी को प्रोलिफरेटिव सेल्स भी हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रीजनरेशंस। ओके, और रीजनरेशन जो बच्चों होता है वो स्पॉन्जेस के अंदर भी होता है, वो स्टार फिश के अंदर भी होता है। इसके बाद बच्चों हम लोग ये रीजनरेशन हम लोग प्लानेरिया भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग टेल ऑफ लिजार्ड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भी एग्जांपल्स, ये सब रीजनरेशंस का एग्जांपल्स है। ओके, तो सिंपली फ्रेगमेंटेशन, जैसे बच्चों मान लो, सपोज करो कि ये मान लीजिए ये स्टार फिश है, ये स्टार फिश में जाहिर सी बात है 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो पार्ट है बच्चों रिमूव हो गया। तो अगर ये पार्ट मान लीजिए अगर रिमूव हो गया यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, फिर अगर सपोज ये फिर रिकवर हो जाए, फिर से रिकवर हो जाए और ये जो पार्ट यहाँ पे रिमूव अलग हुआ है फिर उससे एक अलग स्टार फिश बन जाए, दैट इज कॉल्ड द रीजनरेशन। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक चीज़ और जान लो कि रीजनरेशन कोई ज़रूरी नहीं है तो उसका जो रिमूविंग पार्ट है उससे भी एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाए, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ये कुछ ऐसे कंडीशंस में बच्चों होता है, जैसे में स्टार फिश में पॉसिबल है कि स्टार फिश में अगर मान लीजिए इसका जो 1 लिम्स जो है अगर ये मान लीजिए रिमूव हो जाता है तो इससे दूसरा स्टार फिश बन जाएगा। इस मेन जो पेरेंटल बॉडी है बच्चों, इसका जो रिमूविंग पार्ट है, जो मिसिंग पार्ट है, डैमेज पार्ट्स है, या फिर से वो रिपेयर हो जाएगा। ओके, तो ये भी एक रीजनरेशन है। लेकिन दूसरा कंडीशन बच्चों, टेल ऑफ लिजार्ड। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो छिपकली का जो पूंछ होता है अगर वो कट जाता है या टूट जाता है उसके बॉडी से, तो ऐसा तो नहीं है कि उसके टेल से फिर दूसरा छिपकली तैयार हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए बच्चों रीजनरेशन दोनों कंडीशन में होता है, रिमूविंग पार्ट का हो जाना और दूसरी बात उसके रिमूविंग पार्ट से वो दूसरा फिर एक अनदर इंडिविजुअल्स अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का तैयार हो जाना। ओके, तो ये दोनों कंडीशंस में होता है। बच्चों एक और चीज़ मैं यहाँ पे रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशंस के बारे में बता दूँ कि बच्चों कभी भी जो फ्रेगमेंटेशंस होता है ना, जिसमें स्पाइरोगैरा मैं एग्जाम्पल लिया हूँ, उसमें एक कोई लिमिटेशंस नहीं है उसका कोई जगह। मान लीजिए स्पाइरोगैरा बच्चों बहुत सारे फ्रेगमेंट में टूटा, अगर जिसका जो पेरेंटल बॉडी का लेंथ अगर 1 मीटर है और वो 3 अलग अलग फ्रेगमेंट में बच्चों टूटा, तो उसके जो टूटा हुआ जो पार्ट से कोई ज़रूरी नहीं कि वो भी 1 मीटर का भी होगा, वो वेरिएबल होगा, वो कम ज़्यादा हो सकता है, वो हो सकता है 1 मीटर से ज़्यादा भी हो सकता है वो। लेकिन बच्चों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्टार फिश के कंडीशंस में क्या होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मान लीजिए अगर इतना पार्ट्स बच्चों रिमूव किया है तो ऐसा नहीं है कि ये इससे बड़ा सा एक लिम्स बन जाए, कभी नहीं होगा ये, ठीक है। या फिर इस पार्ट से जो रिमूविंग पार्ट जो अलग से जो ये रिमूविंग जो पार्ट्स था उसका, ऐसा नहीं है कि इससे एक बड़ा सा इस तरह का स्टार फिश बन जाए। ओके, तो यही दोनों में डिफरेंसेस होता है, फ्रेगमेंटेशंस में और रीजनरेशंस में। बच्चों अब हम लोग बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशंस के बारे में। बच्चों अब हम लोग बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन, वी कैन से द स्पोरुलेशंस। ओके, तो हम लोग फिजन के बारे में बात कर लिए, बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, इसके बाद रीजनरेशंस हो गया, अब स्पोर फॉर्मेशन, इसके बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन जिसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इसका मैं डिफिनेशन में लिख दिया हूँ, स्पोर फॉर्मेशन एक्सप्लोरेशन होता क्या है।
बच्चों ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप्स होता है, जिसके अंदर इसका डिफिनेशन देख लीजिए। इट इज़ ऑल्सो ए टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द स्मॉल यूनिसेलुलर बॉडी, small unicellular body, we can say the spores are formed and grow into a new individuals। कि बच्चों किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर उसके पेरेंटल बॉडी से एक छोटा सा यूनिसेलुलर अगर स्पोर्स निकले, यूनिसेलुलर बॉडी और सेल्स निकले, और वह उसके अंदर क्या होगा, वो ग्रो एंड डेवलपमेंट करके उसके बाद वो सेपरेट एक न्यू इंडिविजुअल्स बन जाए, उस प्रोसेस को स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरेशन बोलते हैं। जनरली बच्चों ये यीस्ट में हो गया, या फिर जो बहुत सारे जो ग्रासेस, घास वगैरह होते हैं उसमें हो गया, इसके बाद अलगी में हो गया, फंगस वगैरह में हो गया, ये सब चीज़ में स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरुलेशन होता है। दूसरा पॉइंट बच्चों मैं लिख दिया हूँ कि स्पोरुलेशन मेनली ऑकर इन द मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड द अलगी। ओके, ये पॉइंट आप लोगों के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि मेनली जो होता है कोई हायर एनिमल्स में या हायर ऑर्गेनिज्म से नहीं होता है, या हायर प्लांट्स में। इसलिए मैं लिख दिया हूँ कि स्पोरुलेशंस मेनली ऑकर इन द केस ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड एनिमलिया, जो कि प्लांटिका, जो थैलोफाइटा के अंदर आता है। इसके बाद बच्चों मैं स्पोर्स के बारे में थोड़ा सा मैं लिख दिया हूँ कि एक्चुअल में स्पोर्स होता क्या है, स्पोर्स क्या है। तो स्पोर्स बहुत यूँ समझ लो कि डस्ट पार्टिकल्स, स्पोर्स जो होता है एक डस्ट के जैसा होता है वो, ठीक है, और वो काफ़ी लाइट होता है, डिफरेंट कलरफुल होता है, डिफरेंट शेप एंड उसका अलग अलग साइज होता है। इसलिए इस पॉइंट को मैं लिख दिया हूँ कि स्पोर्स आर स्मॉल लाइट एंड द वेरिएशन इन द कलर, शेप एंड साइज। उसका अलग अलग कलर होता है, अलग अलग शेप होता है, अलग अलग उसका साइज होता है, ठीक है, और साथ साथ उसमें वो हल्का होता है काफ़ी, वो इसीलिए हवा के माध्यम से वो स्प्रेड होता है, चारों तरफ डिस्पर्स होता है। इसके बाद स्पोर्ट्स होता है बच्चों, दो तरह का स्पोर्ट्स होता है। एक होता है जो एक से दूसरी जगह जाने वाला होता है, और एक होता है कि एक से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता। तो अगर एक से दूसरी जगह बच्चों जो जाने वाला होगा उसको हम लोग बोलेंगे मोटाइल स्पोर्ट्स, और जो नहीं जाने वाला होगा, जिसका बॉडी में हैवीनेस होगा, ज़्यादा उसमें थिकनेस नहीं होगा उसके सेल वाल में, उसको हम लोग नॉन मोटाइल्स या विदाउट फ्लेजला भी हम लोग कह सकते हैं। दूसरी बात, ये कभी भी मोटाइल जब होगा एक से बच्चों दूसरी जगह जाएगा तो हमेशा वो फ्लेजलरी मूवमेंट के द्वारा आ जाएगा। ये सीलिया और फ्लेजला क्लास 9 की बात है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, सीलियरी मूवमेंट और फ्लेजलर मूवमेंट हम जो उसको बोलते हैं। तो बच्चों ये मोटाइल में क्या होता है कि जितने भी तरह के मोटाइल्स स्पोर्स होते हैं जो माइग्रेट एक से दूसरी जगह जा सकते हैं, इसलिए मैं लिख दिया हूँ बच्चों कि ऑल मोटाइल्स स्पोर्स जो होते हैं वो सबको हम लोग जू स्पोर्ट्स बोलते हैं, ठीक है, जू स्पोर्ट्स उसको कहते हैं। दूसरी बात, जो नॉन मोटाइल जो बच्चों होता है, जो जिसके अंदर फ्लैजिला नहीं होता है, वह अलग अलग 3 तरीके का होता है, जिसमें एप्लानो स्पोर्स हो गया, इसके बाद हिप्नो स्पोर हो गया, इसके बाद कोनोडियो स्पोर्स हो गया, ठीक है। तो एप्लानो स्पोर्स का एग्जांपल म्यूकर हो गया, हिप्नो स्पोर्स का एग्जांपल बहुत सारे डिफरेंट अलगी हो गया, इसके बाद कोनोडियो स्पोर्स का जो एग्जांपल हो गया वो पेनिसिलियम हो गया, जो कि फंगस के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा। इसके बाद बच्चों स्पोर्ट्स के बारे में और भी कुछ पॉइंट्स मैं लिख दिया हूँ, जैसे मैं यहाँ पे बच्चों स्पोर्ट्स व्हेन मैच्योर एंड डिटेच फ्रॉम द पेरेंट्स दे ग्रो इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म अंडर ऑलवेज फेवरेबल कंडीशंस। कि बच्चों इसमें स्पोर्ट्स क्या होता है कि जब स्पोर्ट्स जब मैच्योरेशन कंडीशन जाता है, जब मैच्योर होता है तो वो क्या होता है कि डिटेच फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी या पेरेंट्स भी हम लोग कह सकते हैं, पेरेंटल बॉडी से डिटेच करता है, एंड दे ग्रो इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू इंडिविजुअल्स, एक नए इंडिविजुअल्स में न्यू ऑर्गेनिज्म वो ग्रो कर जाता है अलग। लेकिन हमेशा ये बच्चों ये जो होता है वो ऑलवेज अंडर फेवरेबल कंडीशंस। अगर सूटेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेगा तो बच्चों वहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरुलेशन नहीं होगा। जैसे बच्चों एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मैं रोटी का टुकड़ा आप लीजिए, रोटी का टुकड़ा लेने के बाद एक रोटी के टुकड़ा को आप फ्रिज के अंदर रख दीजिए, दूसरा जो रोटी का टुकड़ा है उसको बाहर फेंक दीजिए, 3 दिन बाद दोनों टुकड़ा को आप एक जगह कीजिए। डेफिनेटली आप देखेंगे जो फ्रीज के अंदर है वो तो वो सेफ़ है, किसी भी तरह का उसमें जो स्पोर का फॉर्मेशन, स्पोर के माध्यम से किसी भी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी कैन से द यीस्ट हो गया, यीस्ट उस पर ग्रो नहीं किया है। लेकिन जो दूसरा कंडीशंस जो बच्चों होगा, डेफिनेटली आप देखेंगे कि बहुत सारे फंगस, सॉरी मैं यीस्ट बोल दिया, फंगस, बहुत सारे फंगस उस पर ग्रो कर जाएंगे, जो बाहर जो रोटी 2-3 दिन तक आप बाहर फेंके हुए रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो फ्रीज के अंदर होगा वो नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ से आप लोगों ने क्या समझा कि फ्रीज के अंदर उसका फेवरेबल कंडीशन नहीं है उस ऑर्गेनिज्म का ग्रो करने का, लेकिन बाहर में जो हम लोग ओपनली जो हम लोग रोटी को बाहर फेंकते हैं तो बाहर उसका फेवरेबल कंडीशन हो गया, गर्मी की वजह से वहाँ पे बहुत सारे फंगस वहाँ पे ग्रो कर जाएंगे। मैं भी बच्चों ये चीज़ तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और कुछ जो प्रैक्टिकल वाली जो चीज़ें हैं मैं आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिकल चीज़ें मेरे मोबाइल में ऑलरेडी है, मेरे लैपी में है, ठीक है, मैं उसका एक स्पेशल कोई वीडियो या फिर कोई पिक्स के फॉर्म में मैं आप लोगों को भेजता जाऊँगा, मैं भेजूँगा डेफिनेटली।
तो ये हो गया। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट्स इसके बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, कि दे आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज नंबर्स। बच्चों जो ऑर्गेनिम्स के अंदर जो स्पोर्ट्स का फॉर्मेशन होता है, ये बहुत सारे न्यूमरस नंबर ऑफ स्पोर्ट्स वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं और वहाँ पे चारों तरफ डिस्पर्स होते हैं, बिखर जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। इसके बाद डिफरेंट अलग अलग प्लेसेस पे वो जाकर ग्रो करते हैं। इसीलिए जनरली जो घास वगैरह होता है या फिर जितने भी जो फंगस वगैरह होता है वो काफ़ी तेज़ी से वो ग्रो करता है, काफ़ी तेज़ी से वो स्प्रेड होता है वो चारों तरफ। इसका बच्चों एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दिया हूँ यहाँ पे कि एक सिंगल मशरूम तो आप लोगों ने देखे ही होंगे। एक सिंगल बच्चों मशरूम एक बार में जब एस्पोरुलेशन जब पीरियड जब पीक कंडीशंस होता है जब एस्पोरुलेशन पीरियड का, तो बच्चों वंस टाइम में एक मिनट में 5 लाख स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है। इसलिए एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ए सिंगल मशरूम मे प्रोड्यूस 5 लाख स्पोर्स पर मिनट एट द पीक एस्पोरुलेशन पीरियड। ओके, तो ये था बच्चों स्पोर फॉर्मेशंस के बारे में, या वी कैन से द स्पोरुलेशंस के बारे में। ठीक है, जो मेन जो पॉइंट आप लोगों को जो फोकस करना है, इसका डिफिनेशन आप लोग देखेंगे। डिफिनेशन देखने के बाद आप लोग इसको देख लेंगे, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड अलगी के अंदर जनरली होता है। इसके बाद स्पोर फॉर्मेशन कैसा होता है, या स्मॉल होता है, लाइट होता है, और हमेशा वेरिएशन इन द कलर, शेप एंड द वो साइज होता है। इसके बाद बच्चों स्पोर्स का टाइप्स होता है, एक होता है मोटाइल, दूसरा होता है नॉन मोटाइल। हमेशा बच्चों मोटाइल जो भी स्पोर्स होगा वह फ्लेजिलरी मूवमेंट उसके अंदर होगा, उसके बॉडी के सरफेस पर फ्लेजिला होगा, या वो सिंगल फ्लेजिला, डबल फ्लेजिला जो होता है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर वी कैन से, तो वो फ्लेजिलरी मूवमेंट होगा। जितने भी सारे जो स्पोर्ट्स जो मोटाइल स्पोर्ट्स कंडीशन में होते हैं उस सबको हम लोग जू स्पोर्ट्स बोलते हैं। नॉन मोटाइल में जैसे में विदाउट फ्लेजिला में होगा एप्लेनोस्पोर होगा, इसका एग्जांपल आप लोग देख लेंगे, ये म्यूकर हो गया। इसमें हिप्नोस्पोर्स में हम लोगों का मेन बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स जो अलगी हो गया। कॉन्डिडियो स्पोर्ट्स में आप लोगों का पेनिसिलियम हो गया। इसके बाद स्पोर्ट्स का मैं यहाँ पे मैं लिख जाऊँ कि मैच्योरेशंस कंडीशंस में क्या होगा, जब मैच्योर होगा वो डिटेच फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी एंड क्या होगा, फाइनली वो ग्रो इनटू ए सेपरेट इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिम्स ऑलवेज अंडर द फेवरेबल कंडीशंस। इसके बाद बच्चों मैं यहाँ बताऊँ कि दे आर यूजुअली प्रोड्यूस इन द वेरी लार्ज नंबर्स। ठीक है, जनरली एक बार में बहुत सारे स्पोर्ट्स वहाँ प्रोड्यूस होते हैं, निकलते हैं। इसके बाद बच्चों आज का वीडियो मैं यहीं रहता हूँ। जस्ट नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थोड़ा सा लगभग 10 से 15 मिनट लग जाएगा, उसमें एक सिंगल मैं वीडियो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का बच्चों मैं बना दूंगा। ठीक है, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम लोग बात करेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। आर्टिफिशियल के अंदर ये बच्चों 3 चीज़, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, 4 चीज़, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, एक और चीज़ बच्चों माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में आप लोगों को शायद बुक में नहीं दिया होगा, लेकिन बच्चों माइक्रो प्रोपेगेशन भी आप लोगों को पढ़ना है, जो कि मैं कल डिस्कस करूंगा इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद बच्चों हम लोग उसमें नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे एक लीफ के द्वारा, मतलब रेदर देन फ्लावर, कि प्लांट्स के बच्चों फ्लावर के अलावा अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स जो उसका कंट्रीब्यूशन हो, और उससे अगर नया प्लांट्स का अगर वो फॉर्मेशन हो जाए, नया प्लांट्स का ग्रो कर जाए, उसी को हम लोग बोल देंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस। ओके, तो ये प्रोसेस हम लोग कल जानेंगे, कल के वीडियोज़ में। आज मैं यहीं देता हूँ। आई होप सो डेफिनेटली मुझे पूरा फुल्ली कॉन्फिडेंस है कि डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। ठीक है, लेकिन मैं फिर से बोलूँगा, आप लोग बच्चों फिगर बुक में ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, और इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट वगैरह होता है तो नो प्रॉब्लम, यू मे कॉल मी, यू मे मैसेज मी ऑल्सो। ओके, एंड एक चीज़ रिक्वेस्ट है कि जो मैक्सिमम में आप लोग फॉरवर्ड करें, ताकि इस लॉकडाउन के अंदर जो भी बच्चे अपने अपने घर में हैं, बहुत सारे जो बच्चे ट्यूशन कोचिंग तो खैर कहीं भी नहीं चल रहा है, तो मैक्सिमम बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको फैलाएं वीडियो को, और लाइक ज़रूर करें। अगर अच्छा लगे तो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बच्चों को वीडियो अच्छा नहीं लगे आप लोगों को, तो नो प्रॉब्लम, उसको आप मत कीजिए लाइक। ठीक है, लेकिन मुझे पूरा फुल्ली कॉन्फिडेंस है कि मैं जितना देना चाहिए आप लोगों को 12 के अकॉर्डिंग, ऑल्सो कुछ नीट के अकॉर्डिंग भी, वो मैं आप लोगों को दिया हूँ। ठीक है, आई होप सो डेफिनेटली यू विल एंजॉय। एंड नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कल जस्ट नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। ओके, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।